चलो जी, बेटा एसएम स्टार्ट करें। एसएम के लिए बेटा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रेटेजी का मतलब पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या है। नोटिंग करनी है बेटा इसके साथ साथ। तो बेटा स्ट्रेटेजी का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अलावा ये क्या करती है बेटा? स्ट्रेटेजी हम क्यों अप्लाई करते हैं बेटा? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। अगर मेरा बिजनेस जैसा चल रहा है मुझे उससे सेटिस्फेक्शन है तो मैं कोई नई स्ट्रेटेजी क्यों अप्लाई करूं? नई स्ट्रेटेजी लगाने का मतलब ये है कि या तो मुझे अपने कंपटीशन के मुकाबले कुछ नई चीज पहले करके दिखानी है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मेरे पास कुछ अलग है। भारत में गाड़ियां पहले भी बिक रही थी, लेकिन फिर टाटा ने बोला नहीं, हम भी 5 स्टार गाड़ियां बनाएंगे जैसे और अदर कंट्रीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज में बनती है, तो हम 5 स्टार कार्स बनाएंगे। उन्होंने बनाया। ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का तरीका था कि उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम कार्स तो बनाएंगे टाटा मोटर के अंदर, लेकिन कार्स कैसी बनाएंगे? 5 स्टार 4 स्टार इनकैप वाली बनाएंगे, उससे हल्की गाड़ी बनानी ही नहीं है। तो इट हेल्प्स। स्ट्रेटेजी आपको किस चीज के लिए हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजी क्या है? कि प्लान ऑफ एक्शन है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और क्या प्रोवाइड करता है बेटा? अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। देखो, जब मैं पहले कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूं कंपटीशन से पहले, तो मैं तो फर्स्ट मूवर हूँ स्ट्रेटेजी का। ठीक है। जैसे वो बिग बास्केट आया कि भाई हम तो आपको जल्दी जल्दी डिलीवरी दे देंगे, घर का राशन आप हमसे मंगा लिया। तो वो पहले पहले आया, उसके बाद किसी और ने भी उसको कॉपी किया। तो फिर जब कोई और आपकी स्ट्रेटेजी यूज कर लेता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। आपके जैसी स्ट्रेटेजी या फिर आपके रिस्पॉन्स में कोई और कुछ करे। आपने अमेजोन वाले अपने वो लगाते हैं, सेल लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऐसे कुछ। ठीक है। और उसी टाइम पे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चल रहा होता है। तो एक ने अनाउंस किया, दूसरे ने उसको टैकल करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, चाहे उसने कभी और प्लान कर रखा होगा। लेकिन क्योंकि अगर अमेजोन ने पहले अनाउंस कर दिया तो फ्लिपकार्ट को भी अब उसी सेम सेम पीरियड में अनाउंस करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती की स्ट्रेटेजी लगाई जाती है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। इसके अंदर मैंने नहीं सोचा, इसके अंदर कंपटीशन ने किया है, इस वजह से मेरे को करना पड़ रहा है। जियो आया, उसने बोला 399 के अंदर आपको 3 महीने का कंप्लीट फुल इंटरनेट मिलेगा फ्री। उससे पहले एयरटेल वोडाफोन आइडिया वाले 250 रुपए पर जीबी के हिसाब से महीने का डेटा बेचते थे। तो उनको रिएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ी, क्योंकि कंपटीशन ने एक हरकत करी है, उसके बदले में अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट मूविंग करते हो, फर्स्ट मूवमेंट लेते हो, तो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या होता है। लेकिन जब किसी और ने ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए स्टेप ले लिया और आपको उसको टैकल करना है, उसको कंपीट करना है, तो उसके लिए जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो वो भी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, बट वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी। बेटा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेटेजी, पहली बात तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगाते बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ कि भैया मेरे को इस तरीके के काम करने हैं, 1 2 साल के लिए थोड़ी लग रही है वो स्ट्रेटेजी। वो तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लगेगी। तो पहला करेक्टर है बेटा स्ट्रेटेजी का, कि आपने कोई डिसीजन लिया और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप उस डिसीजन को फॉलो करने वाले हो, तो वो आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है।
तो स्ट्रेटेजी का पहला करेक्टर है कि स्ट्रेटेजी कैसी होती है, लॉन्ग टर्म। स्ट्रेटेजी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए बनाई जाती है कि मैं कंपटीशन से आगे कैसे निकलूं। एक बारी जब आपने स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी कि हम अपने कस्टमर्स के लिए सेफेस्ट कार बनाते हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सेफेस्ट कार की तरफ जाएंगे, 5 स्टार एनकैप देंगे और अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट करेंगे अपनी कंपनी, तो आपकी कंपनी के जो भी डिसीजन होंगे ना वो आपकी स्ट्रेटेजी के अराउंड चलते रहेंगे। आपने अपना स्कोप डिसाइड कर दिया, आपने डिसाइड कर दिया कि हम ग्रीन कंपनी बनेंगे। ग्रीन कंपनी मतलब जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, एनवायरमेंट को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने देगी। अब आपको कोई मशीन लेनी है, वो मशीन दो तरीके की हो सकती है, एक कम पोल्यूशन वाली, एक ज्यादा पोल्यूशन वाली। अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी पहले से क्लियर है कि आपको ग्रीन कंपनी बनना है, तो आप ऑलरेडी वही कंपनी वही मशीन सिलेक्ट करोगे जो मशीन कम पोल्यूशन करती हो। वहां पर अब डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है हमारी। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आपने अपनी स्ट्रेटजी बता दी है तो आपका ना स्कोप क्लियर हो जाता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। स्ट्रेटजी बेटा फ्री में नहीं लगती, स्ट्रेटजी के ऊपर रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं। आपने कुछ भी डिसाइड करा जी कल से ये होगा, बिना कुछ चीज अप्लाई करे ना, मैन आप लेबर नहीं लगा रहे, आप पैसे नहीं लगा रहे, स्ट्रेटजी कैसे चलेगी। आपने डिसाइड करा कि हम 2 साल तक ना ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि लोग कस्टमर्स के दिमाग के अंदर हमारा प्रोडक्ट छप जाए, तो आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई कि हम इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, हम कैशबैक देंगे, रेफरल बोनस देंगे कि आप अपने दोस्तों को अपनी हमारी ऐप इंस्टॉल करवा दो, हम आपको 300 रुपए का कैशबैक दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये आपने जो स्ट्रेटजी लगाई है भैया, इसमें रिसोर्स तो लगेंगे ना, पैसा लगाना पड़ेगा ना। दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है हम जाके कस्टमर को जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो बिना रिसोर्स एलोकेशन के स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं हो सकती। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। तो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं बेटा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे देश में नोटबंदी हुई, पेटीएम मुझसे पहले से था, लेकिन नोटबंदी होते ही उसने अपनी स्ट्रेटजी एकदम से एक्टिव कर ली कि भैया मुझे इमीडिएटली छा जाना है, क्योंकि पैसा है, कैश है नहीं, पेमेंट तो डिजिटल होनी है, तो मुझे फर्स्ट मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो आप जब स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। पेटीएम का वॉलेट बंद हो गया, पेटीएम तो चल ही रहा है। बेटा जब भी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो उसके कुछ प्रभाव भी पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब जब आप कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो होता क्या है, आपने भविष्य को प्रेडिक्ट करते हुए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए स्ट्रेटेजी लगाई है। जैसे मान लो अगर मेरे को आज के डेट में गाड़ी लेनी, तो पहले मैं सोचूंगा कि मैं डीजल गाड़ी लूं या ना लूं। बेशक से डीजल की एवरेज अच्छी होती होगी, लेकिन मुझे पता है कि भैया डीजल तो धीरे धीरे 15 साल से 10 साल ले, 10 साल से यूपी में 8 साल कर दिया, अब 8 साल के बाद पता नहीं बंदी कर देंगे गाड़ी। मैंने गाड़ी लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए, 15 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी ले रहा हूँ, 10 साल के लिए गाड़ी ले रहा हूँ, पता चलता 3 साल बाद डीजल वाली गाड़ियां बैन कर दी फिर। तो आप जब भी कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हो तो उसके दूरगामी प्रभाव देख करके चलते हैं। तो आपका जो इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट पर बेस करती है आपकी स्ट्रेटेजी। हम अगला चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट वाला। तो हमारे इन्वायरमेंट पे बेस करते हैं, और इन्वायरमेंट होता है दो तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बड़ी तरीके बड़ी तेजी से बदलता है। इंटरनल तो चलो आपके कंट्रोल में होता है, आप उसको खुद बदल सकते हो, खुद कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। नोटबंदी हो गई, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दी, किसके कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज, वो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और आपकी स्ट्रेटेजी आपने लगाई, आपने सोचा कि हम ना गाड़ियां बनाएंगे डीजल कार, गलत स्ट्रेटेजी। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। आपने बोला कि हम यूएस में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और एकदम से ट्रंप ने टैरिफ चेंज कर दी, फिर यूएस में टैरिफ चेंज हो गए, चाइना में टैरिफ चेंज हो जाए,
तो फिर आपके ऊपर उस एक्सटर्नल एक्टिविटी का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हो? एक तो होता है बेटा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज बदलती है, मूव करती है, चेंज होती रहती है। लेकिन डायनेमिक को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे? मैं आपको कुछ नंबर बोलूं, नंबर बदलते जाएंगे, लेकिन तुम अगला नंबर प्रिडिक्ट कर पाओगे। 1, 3, 5, 7, 9। अगला नंबर क्या होएगा? यार, चेंज तो हो रहा है लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा है ना। एक करेक्टर होता है जो चेंज तो हो लेकिन प्रिडिक्ट भी ना किया जा सके, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम फ्यूचर में मोल्ड कर सके, चेंज कर सके। हालात बदल गए तो फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बदल सकते। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डायनेमिक, जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, नॉट इजीली प्रिडिक्टेबल। 1, 5, 15, 20, 22, 2, 18। अगला नंबर बताओ। नहीं पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अनसर्टेन सिचुएशंस जिसमें बेटा आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होती है। और ऐसा हो सकता है कि आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और वो स्ट्रेटेजी आपको उल्टी भी पड़ जाए। ठीक है, आपने अपना कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया और कैंपेन से लोगों की भावनाएं आहत हो गई। आप सोच रहे प्रोडक्ट का, हमारी एड बहुत बढ़िया चल रही है, लोग आहत हो गए, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को बायकॉट कर दिया, काम ही खत्म। आजकल तो बड़ी जल्दी आहत हो जाते हैं ना लोग। इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है बेटा। जब भी आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है बेटा, आपको सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे प्रोसेस को एक साथ लेके चलना होता है। तो इसका मतलब हो गया बेटा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को और इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलेगी, इन्वॉल्व्स एवरीवन। तो बेटा इसकी वजह से कुछ चेंजेस होंगे। आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से चेंजेस होंगे, वो तो है ही। अब वो चेंजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं। आपने बोला सर हमें तो ग्रीन कंपनी बनना है, तो उसका पहला स्टेप है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेपर्स यूज नहीं करेंगे, पेपरलेस कंपनी बन जाएंगे। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी, सारा का सारा वो कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह पे काम करना पड़ेगा, पेपरलेस कंपनी बनना है। साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजी से आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी प्रभाव पड़ता है बेटा, चेंजेस आउटसाइड। आपके डिसीजन से मार्केट पर प्रभाव पड़ता है बेटा, उससे बाहर के हालात भी बदल सकते हैं। आपने एक डिसीजन लिया, आपने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, कंपटीशन ने बोला अच्छा इसके रिस्पॉन्स में मैं ये कर सकता हूँ, उसने भी एक रिस्पॉन्स डाल दिया मार्केट के अंदर, अब आपको बॉल आपके पाले में आ गई, मतलब अगली चाल अब आपकी है। तो आपके स्ट्रेटेजी की वजह से आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी प्रभाव पड़ते हैं, वो भी बदल जाते हैं। बेटा हमारी एक, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा अप्लाई की जाती है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जिसमें 3 लेयर ऑफ स्ट्रेटेजीज आप बनाते हो। जैसे एक होता है बेटा कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है बिजनेस लेवल, तीसरा होता है हमारा फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल जैसे मान लो टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा ग्रुप है, टाटा सन्स, और उसके नीचे बड़ी सारे बिजनेसेस है, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसीज, टाटा टेलीकॉम, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक टाटा इलेक्ट्रिक है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, और टाटा एफएमसीजी भी कुछ ना कुछ होंगे, वो नमक वमक बेच रहे हैं। तो बड़े सारे बिजनेस हैं जो टाटा ग्रुप के नीचे आते हैं। तो जो ग्रुप लेवल पे जब स्ट्रेटेजी बनेगी, टाटा सन्स लेवल पे जो पूरे ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी होगी, उसको बोलते हैं बेटा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, यानी कि टाटा मोटर का सीईओ जब टाटा मोटर के बिजनेस के बारे में बात करेगा, उसको ग्रो करने के बारे में सोचेगा,
उसके कंपटीशन के बारे में सोचेगा कि मैं मारुति को कैसे टैकल करूं, मैं महिंद्रा को कैसे टैकल करूं, है ना। तो वो हो जाएगी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। और जब उसके नीचे हम बात करते हैं बेटा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, आपका सेल्स मैनेजर है, आपका मार्केटिंग मैनेजर है, आपका परचेज मैनेजर है, आपका फाइनेंस मैनेजर है। आपका मार्केटिंग मैनेजर सोच रहा है कि मैं मारुति की इस एडवर्टीजमेंट को कैसे आउट ओवरकम करूं, किसने इस तरीके की एडवर्टीजमेंट कर दी, हमारे पास तो ये वाला फीचर भी नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ और तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो वो अपने लेवल पे स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। तो तीन लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। तो बेटा एक हो गया कॉर्पोरेट लेवल, यानी कि हम टाटा ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके नीचे हो जाता है बेटा हमारे पास बिजनेस लेवल। बेटा इसके आगे ना कुछ कुछ पॉइंट लिखने मैंने, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल में बेटा आपका टाटा मोटर हो जाएगा, टाटा टेलीकॉम हो जाएगा, टाटा पावर हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जब आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हो गया बेटा आपका बिजनेस लेवल। तीसरा होता है बेटा हमारे पास फंक्शनल लेवल। इसमें हर बिजनेस के नीचे जो आपका सेल्स मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फिनेंस मैनेजर होगा, परचेज यानी कि प्रोक्योरमेंट वाला मैनेजर होगा, इन सब के बारे में हम बात करें अलग अलग एक्टिविटी के। तो जब बेटा हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पर वो क्या सोचते हैं फिर। सबसे पहले बेटा वो जो स्ट्रेटेजी वहां पर बनाते हैं, एक तो वो ग्रुप लेवल स्ट्रेटेजी होती है, सभी बिजनेस लेवल बिजनेस पर वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो एक तो बेटा ग्रुप लेवल स्ट्रेटेजी बनती है पूरी की पूरी एक साथ। दूसरा, कोई बिजनेस मुझे नया खोलना है, एक्वायर करना है, एक्विजिशन, मर्जर और डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट मतलब जिस बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसको वहां से बेच दो, निकाल दो, एक्सेट्रा। ये डिसीजन बेटा वहां पर होते हैं। रिसोर्सेज कहां पर एलोकेट होने चाहिए, हमारी ग्रुप का जो पैसा है, मान लो ग्रुप के पास 500 करोड़ है, 500 करोड़ में से कौन से बिजनेस को, मोटर में कितना पैसा डाल दें अभी, ठीक है, टेलीकॉम में कितना पैसा डाल दें, ये रिसोर्सेज की एलोकेशन, कौन सा सीईओ कौन सी कंपनी के अंदर ज्यादा सुटेबल है। तो रिसोर्स एलोकेशन ये सारे होते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये बात नहीं होती कि भाई टाटा मोटर की सेल कितनी, ठीक है। वहां पर तो सीधा ग्रुप लेवल पे बातें हो रही है। ये नहीं सोचेंगे टाटा मोटर की सेल कैसे बढ़ानी है, वो तो टाटा मोटर का सीईओ देखेगा। ये बस स्ट्रेटजी बोलेंगे कि हमें मार्केट शेयर टाटा मोटर का 20% करना है। तो कंपनियां अगर मार्केट में 10 है तो हमारी गाड़ियां कम से कम 1000 में से 200 बिकनी चाहिए। तो बेटा बिजनेस लेवल में हम क्या बात करते हैं, बिजनेस लेवल में हम बात करते हैं कंपीट इन इट्स ओन बिजनेस। तो बेटा अभी टाटा मोटर जैसे है तो टाटा मोटर मारुति को अपना कॉम्पिटिटर मान के उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाएगा। टेलीकॉम वाले जो हैं, वो दूसरी वाली टेलीकॉम कंपनी को अपना कंपटीशन बनाएंगे। टाटा मोटर, रिलायंस पावर, अडानी पावर को कंपटीशन बनाएगा, उनके हिसाब से सोचेगा। कंपीट इन इट्स ओन बिजनेस लेवल। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी लगानी है या फिर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी लगानी है।
ये बिजनेस लेवल पे डिसाइड होगा। जैसे टोयोटा है और मारुति है, वैसे तो कंपटीशन ही है, दोनों कार्स की कंपनी है। लेकिन अब पता है कि मार्केट ऐसी है, इकोनॉमी ऐसी है कि भीड़ के काम नहीं हो सकता, मिल के काम हो सकता है। तो दोनों मिल के पार्ट शेयरिंग पे लगे हुए हैं। सेम गाड़ियां टोयोटा बेच रहा है, सेम गाड़ियां मारुति बेच रहा है, इनोवा, इन्विक्टो, ठीक है, बलिनो और ग्लेंजा, हाई राइडर और वो ग्रैंड विटारा, सेम गाड़ियां बेच रहे हैं अपने अपने बैच, लेकिन दोनों पार्ट शेयर कर रहे हैं। जैसे हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी ये दे रहा है, क्या नाम है, टोयोटा। और मारुति में तो आ रही है ना वो शेयरिंग की वजह से, टेक्नोलॉजी अलायंस की वजह से। और मारुति वाले उसको अपने जो चीप सप्लायर है, क्योंकि मारुति बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवाता है अपना माल, उसके जो सप्लायर है वो स्पेसिफिकली मारुति के लिए काम कर ही रहे हैं। डेडिकेटेड सप्लाई चेन है मारुति के पास, अपनी इतने सारे सर्विस स्टेशन है मारुति के पास, ठीक है। और सस्ते में उसको माल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव कर रखा ऑलरेडी, सीधी सी बात है। उसके जो सप्लायर है वो जो माल जो पहले मारुति यूज कर रहा है वही वाला माल टोयोटा टोयोटा भी यूज कर सकता है उसके सप्लायर्स का माल, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकती है, पार्ट शेयरिंग हो सकती है, तो मिलके काम हो सकता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया है, उन्होंने कंपनी मर्ज कर ली अपनी, तो मिलके काम करना ज्यादा आसान हो जाता है कई बार लड़ाई करने के मुकाबले। और जब कोई मिलना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती मिला लेता है। पीवीआर ने आइनॉक्स परचेज कर लिया, है ना। पीवीआर ने पहले डीटी सिनेमाज भी परचेज कर लिया था, है। फंक्शनल लेवल पर हम क्या बात करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को फंक्शन में कन्वर्ट कर, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना होता है बेटा सबसे पहले तो। कन्वर्ट बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी फंक्शनल लेवल। मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्स है किसी भी फंक्शन पे लगे हुए हैं बेटा, उसके जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम तरीके से होनी चाहिए। हम पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर वही देखते हैं, रिसोर्स की एलोकेशन कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमम। बेटा ये वो लेवल है जहां पर एक्चुअल में स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनती कहां पर है, कॉर्पोरेट लेवल। तो टारगेट एस्टेब्लिश होते हैं कॉर्पोरेट लेवल से, और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन जो टारगेट अचीवमेंट होती है वो रिवर्स होती है। सबसे पहले पहले छोटे छोटे लेवल वाले, नीचे वाले परचेज वाला अपना टारगेट पूरा करेगा, सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला, प्रोडक्शन वाला अपना टारगेट पूरा करेगा, तब जाकर के बिजनेस लेवल टारगेट पूरे होंगे। फिर बिजनेस लेवल टारगेट पूरे होंगे, तब जाके कॉर्पोरेट लेवल टारगेट पूरे होंगे। तो जो टारगेट सेटिंग होती है वो तो इस ऑर्डर में होती है, डाउनवर्ड। लेकिन जो टारगेट अचीव होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, है ना। हीरो होंडा तो बेटा कंपनी में शुरू से ही अलग थी, उन दोनों ने मिल करके, क्या होता है बेटा, होंडा जापानीज कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी है। अब होंडा को अगर इंडिया में मार्केट में आना है तो उसको कोई ना कोई डोमेस्टिक पार्टनर चाहिए, लोकल पार्टनर चाहिए, ताकि विश्वास बने। तो होंडा ने आके हीरो के साथ आइए बनाया, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो उन्होंने जॉइंट वेंचर के अंदर एक नई कंपनी खड़ी करी, हीरो भी चल रही थी, होंडा भी चल रही थी, लेकिन साथ में क्या चल रहा था, एक जॉइंट वेंचर चल रहा था। वो जॉइंट वेंचर अब खत्म हो गया। हीरो के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, वो आ गई है, डेवलप हो गई है। होंडा के पास अपनी टेक्नोलॉजी और ऑलरेडी थी, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो, इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। यहां पर बेटा सबसे पहले स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी जहां से रिजल्ट मिलने।
सर ये जो सारी बातें हमने अभी करी, ये थी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? बेटा स्ट्रेटेजी को बनाने का और अप्लाई करने का और उसको इवेल्युएट करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस थ्रू विच strategies are formulated to achieve कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बेटा स्ट्रेटेजी वो थी जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? वो प्रोसेस है जिससे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिल जाए। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ब्रॉडली 4 स्टेप होते हैं, एक प्री स्टेप होता है। ठीक है, तो पहले जरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो बेटा पहला स्टेप तो होता है हमारे पास इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है जी। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब अपना इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमने स्कैन करना होता है, समझना होता है कि क्या चल क्या रहा है, हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज है, हमारे पास क्या दिक्कतें हैं, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर बेटा दो प्रकार के इन्वायरमेंट को हम स्कैन करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इसके एनालिसिस को पता है क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो आपकी अपनी ताकतें अपनी कमियां बताता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मार्केट में क्या चीज बदली या फिर क्या चीज नहीं आई जिसकी वजह से या तो आपको दिक्कतें होंगी या तो आपको फायदा होगा। नोटबंदी हुई तो बड़े सारे लोगों को दिक्कत हुई, बड़े सारे बिजनेसेस को दिक्कत हुई, बड़े सारे बिजनेसेस बंद ही हो गए उस चक्कर में क्योंकि कैश बेस्ड बिजनेस थे। लेकिन कई कुछ लोग बिजनेसेस को फायदा भी पहुंचा उससे। कौन से बिजनेस? वो डिजिटल पेमेंट वाला पेटीएम, उसकी वैल्यूएशन एकदम से बढ़ गई। ठीक है, जैसे ही बेटा वो कोविड आया, कितने नुकसान हुए, कितनी इकोनॉमिक क्रैश हुई, कितने बिजनेसेस क्लोज डाउन हुए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस थे वो उस टाइम बूम पे थे। ये जिस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जूम पे, ये भी उसी टाइम की देन है। वो था तो उससे भी पहले, लेकिन हिट तो उसी पीरियड में हुआ ना। जूम मीटिंग कर लेते हैं, चलो भैया टीम्स पे आ जाओ। तो इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बेटा। उसके बाद दूसरा जो मेजर स्टेप होता है बेटा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। पहले आपने इन्वायरमेंट को समझा, अपनी ताकतें अपनी कमियां समझी, मार्केट में आने वाली जो भी चेंजेस है फ्यूचर को थोड़ा बहुत ध्यान में दिया, फिर उसके बाद आपने करी बेटा अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर स्ट्रेटेजी लगाएंगे यानी कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन,
बेटा इम्प्लीमेंटेशन का भी तरीका होता है। बनाने के लिए भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, पहले पूरी चीजों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं। फ्री में नहीं होता बेटा काम, स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं बना सकता। स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स भी हायर करने पड़ते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है स्ट्रेटेजी बनाना, और उसके बाद स्ट्रेटेजी अगर अच्छे से बन जाए तो नेक्स्ट भारी काम है स्ट्रेटेजी को अच्छे से लगा देना। स्ट्रेटेजी अच्छे से बनी लेकिन अप्लाई नहीं हुई तो फिर वो स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं ना। तो तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन के भी तरीके होते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, टुकड़ों में भी अप्लाई कर सकते हो। हमेशा टुकड़ों में अप्लाई करके देखना चाहिए कि भैया इधर सही काम कर रही है तो फिर आगे भी सही काम करेगी। तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस बेटा लंबा प्रोसेस है, हम सीखेंगे इसको अगले चैप्टर। आखिरी में आता है बेटा हमारे पास इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। जो भी स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई करी थी बेटा, वो किसी ना किसी इंटेंशन से अप्लाई करी थी। कोई भी चीज आपने अप्लाई करी, सर मेरे को ना जीरो कस्टमर कंप्लेंट चाहिए, मेरे को उसके लिए ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। ओके, आपका एक टारगेट है जीरो कस्टमर कंप्लेंट, तो अब लास्ट उसको और टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करोगे ना कि जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई है क्या उससे कुछ फायदा मिल भी रहा है। सर पिछले से पिछले महीने 10,000 कंप्लेंट आई थी, अब घट के 5,000 रह गई है, ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। तो स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना पड़ता है। और अगर समझ में नहीं आता और उसको मेजर भी करना हो तो मेजर करने के लिए क्या एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, कंट्रोल्स। इवेल्युएशन एंड कंट्रोल्स। तो एक तो बेटा हमारे पास स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है। स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर रिसोर्स एलोकेट करने पड़ते हैं बेटा। और जब हम इवेल्यूशन और कंट्रोल की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जो हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है उसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद टारगेट्स। तो आपने कुछ सोच के ही बेटा स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी, तो उस टारगेट के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे। तो ये चार मेजर स्टेप है। इनसे पहले एक प्री स्टेप होता है। प्री स्टेप क्या होता है बेटा, आपको चार चीजें डिसाइड करनी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसको हम बोलते हैं विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये प्री स्टेप होता है। हमें फ्यूचर में कहां तक जाना है उसके अकॉर्डिंग बेटा हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। तो विजन आपका फ्यूचर का वेरी लॉन्ग टर्म टारगेट, 5 से 25 साल बाद आप क्या क्या प्लान करते हो। 1 साल 2 साल की बात नहीं है, बहुत दूर की कोड़ी की बात कर। ठीक है। मिशन क्या होता है, मिशन होता है जो हम आज की डेट में करते हैं। हम क्या हैं, हु वी आर, व्हाट वी डू इज मिशन। मिशन का मतलब फ्यूचर से नहीं होता, मिशन का मतलब आज से होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर्स के लिए सेफेस्ट कार बनाते हैं, टाटा मोटर्स, ये हमारा मिशन है। विजन कुछ और हो सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनने का हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कार सेलिंग कंपनी हो सकता है। दुनिया की सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर वाली कंपनी बनने का सपना हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो तो विजन है। मिशन क्या है जो आप करते हो आज, हम क्या करते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों लगभग लगभग इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट एक छोटा सा फर्क होता है। गोल्स ब्रॉड होते हैं, ऑब्जेक्टिव उसका छोटा छोटा हिस्सा होता है। ब्रॉड मतलब जब आप बोलते हो कि मुझे हेल्दी होना है, ये एक वेग वैल्यू है, इसको आसानी से मेजर नहीं किया जाता। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी। मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत मतलब कितना, कैसे पता चलेगा कि ये बहुत पैसा हो गया। समझ में आती है बात। तो जब आप बोलते हो गोल तो है हेल्दी होना है, ये गोल है, यस, बट आप हेल्दी हो गए हो या नहीं हो गए ये मेजर कैसे किया जाएगा। आपने टुकड़े बनाए कि मैं एक काम करता हूं, हेल्दी होना एक गोल है, यस, लेकिन आपने उसके टुकड़े बना दिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। हेल्दी होने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने पहला स्टेप लिया कि मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाऊं। मैं 5 दिन गया या नहीं गया ये मेजर किया जा सकता है, यस। मैं इतनी कैलोरी से जब कम खाना खाऊंगा, ये मेजर किया जा सकता है, यस। ये ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। जब अपने एक गोल को मेजरेबल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हो, जिसको मेजर करना इजी हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव।
तो ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मतलब होता है मेजरेबल स्मॉल पार्ट्स ऑफ गोल्स। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो गोल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है वही ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं, बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जब बोला जाता है तो दो अलग अलग बातें। गोल आपका टारगेट है, आपके विजन को तक पहुंचने के लिए आपने छोटे छोटे टारगेट बनाए, बट वो छोटे छोटे टारगेट के जब और छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको माइलस्टोन बोलते हैं, कि पहले तो मैं ये कर लेता हूं, आगे की बात बाद में देखेंगे, इतना कर लेते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं, फिर आपको पता चला आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अपने पूरे कर लिए। तो ये जब पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, तब जाके काम शुरू होता है स्ट्रेटेजी बनाने का। फिर हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके क्या हासिल करना है। एक तो बेटा जो पीछे सीख चुके हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, सबसे पहले मुझे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, है कि नहीं। उसके अलावा जैसे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा आपकी खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट मार्केट के अंदर क्या चल रही है, आपकी कंपनी किस बेसिस पे सक्सेस प्राप्त कर सकती है। बेटा आपके पास एक दो तीन ऐसे फैक्टर होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको सक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हर कंपनी के पास हर चीज नहीं हो सकती, लेकिन किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से वो चलती है। मारुति आपको गाड़ी के अंदर ड्यूरेबिलिटी देती है, रिलायबिलिटी देती है, एवरेज देती है, 5 स्टार रेट क्या अपनी देती है वो अलग चीज है, लेकिन मारुति आपको कुछ प्रोवाइड कर रही है वैल्यू, जिसकी वजह से मार्केट में हिट है। सस्ती गाड़ियां प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का जो काम है गाड़ी का, वो मारुति की गाड़ियां बड़े आराम से कर लेती है। बात करता हूँ उसका ये पॉइंट है, सक्सेस फैक्टर है उसका, भैया रिलायबिलिटी के साथ में मेरी गाड़ी कोई मैकेनिक हाथ लगाकर ठीक कर देगा। सिंपल है, एक इंजन है, आपके पहियों को पावर देता है, बात खत्म। कोई मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी कंपनी कोई आ गई जरा, हम तो आपको डिजाइनर कार देंगे, ऐसी कार दे देंगे जबरदस्त, दिखने में मजा ही आ जाएगा, लुक बहुत बढ़िया होगा, फीचर्स बहुत बढ़िया होगी, रिलायबिलिटी का कुछ पता नहीं अभी हमारे को, लेकिन उसके अंदर कुछ तो एक्स फैक्टर होना चाहिए। टाटा मोटर कहती है देखो हम नहीं दे सकते भैया तुम्हारे को गाड़ी का इंटरनल, तुम्हारे को फीचर फीचर, लेकिन हम देंगे लोहा। गाड़ी अगर हमारी ट्रक को टक्कर मार दी, ट्रक वाला इंश्योरेंस मांगेगा, तुम नहीं। तो हर कंपनी का अपना अपना सक्सेस फैक्टर हो सकता है। क्या है? हम बात करें बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले बेटा पहला स्टेप भी वही है जिस वजह से हमने स्ट्रेटेजी लगाई थी, वो थी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो भी चल रही है वो आपको पता चल जाएगी। तीसरा स्टेप होता है बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है सर, जो स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटीज है उनको तो बढ़ाना है, और जो वीकनेस और थ्रेट है उनको घटाना है। तो मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, मिनिमाइज वीकनेस एंड थ्रेट्स। बेटा आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। बेटा स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक और पर्पज होता है, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, और अगर आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई करके उन हालातों को एक्सेप्ट नहीं किया
तो दुनिया आपको भूल जाएगी। नोकिया ने स्मार्टफोन की मार्केट बड़ी देर से अडॉप्ट करी, उसको पकड़ा ही नहीं। हम नोकिया है उसी घमंड में रह गए। ठीक है, याहू गायब हो गई दुनिया से। सिर्फ एक सर्च वाला खुल जाता कभी कभी, याहू सर्च। ठीक है, बड़ी सारी चीजें हैं जिन्होंने बदला। बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं जो एक समय पर मार्केट लीडर हुआ करती थी अपने प्रोडक्ट के अंदर, और फिर वो मार्केट से गायब हो। HMT वॉचेस, भारत में HMT की घड़ियां बिकती थी बस। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, समय बदला, HMT ने अपने आप को नहीं बदला। जनरल मोटर्स भारत के अंदर एम्बेसडर गाड़ियां बनाती थी। अब एम्बेसडर गाड़ी मतलब नेता की गाड़ी, भाई साहब ऐसी गाड़ी के एम्बेसडर, रुतबा था उस गाड़ी का। लेकिन फिर एक दिन धीरे धीरे करते करते उसने अपनी गाड़ियों में चेंजेस ही नहीं करे, डेवलपमेंट ही नहीं करी। मार्केट में और कंपनी फीचर्स ला रही है, एवरेज बढ़ा रही है, फ्यूल एफिशिएंसी पे काम कर रही है। वो मतलब यार नहीं, हमारी गाड़ी एम्बेसडर है, बात ही कर। तो ऐसी कंपनियां खत्म हो जाती हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती और उसके साथ अपने आप में बदलाव नहीं करती, ताकि वो कंपटीशन में रेलेवेंट तो रहे। एक्सेप्ट चेंजेस। मेट्रो सब बिना ड्राइवर कर दिया है, एक ड्राइवर नहीं बैठ पाता अच्छा, है। हाँ। एक्सेप्ट चेंजेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। चलो आज को इतना ही है बेटा, अगली कक्षा में करेंगे आगे। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट, उनकी डेफिनेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे।